मार्केट रेगुलेटर सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स की फीस कम होनी चाहिए, साथ ही इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए। सेबी ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो TER को कम करने का प्रस्ताव दिया गया, उसको रैशनलाइज करने का प्रस्ताव दिया गया। ये भी कहा गया है कि जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि GST वगैरह वगैरह, उन सबको आप TER में ही जोड़िए। और उसके अलावा एक जो परफॉर्मेंस फीस है उसको लेकर भी एक इंडिकेशन है कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है, उसके ऊपर आप निकले तभी वो एप्लीकेबल हो। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के CEO और को फाउंडर मोहित गांग है। मोहित म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी, और एक काफ़ी एक्सपर्ट एनालिसिस है। इनफैक्ट मुझे अगर कभी भी इस चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं सीधा मोहित को फ़ोन लगाता हूँ। मोहित, गुड आफ्टरनून। तो हमने सोचा आपसे ही बात की जाए इस बारे में और ज़रा समझा जाए कि ये सारी सिचुएशन, आपने एक पूरी की पूरी थ्रेड लिखी थी, तो उस थ्रेड को ज़रा समझाइए, ये पूरा मामला है क्या और इसके की पॉइंट्स क्या हैं। थैंक यू अनुज एंड एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। तो थैंक यू। देखिए अनुज, अब तक क्या हो रहा था कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो एक निर्धारित स्लैब वाइज निर्धारित किया था सेबी ने, और अभी 2 साल पहले ही इसे एक नए स्लैब्स दिए गए थे कि जहां पर जिस स्कीम का जितना AUM है उसके हिसाब से आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो, और ये स्कीम लेवल पर था। अभी सेबी क्या बोल रहा है कि इसको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो दूसरे खर्चे क्या होते हैं AMC के, सबसे बड़ा खर्चा है ब्रोकिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो AMC जब स्टॉक्स खरीदता है, बेचता है, FNO करता है, या फिर डेट मार्केट में बॉन्ड्स खरीदता बेचता है, तो उन्हें कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो के ऊपर चार्ज होता है और एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात सेबी बोल रहा है कि आप इन खर्चों को एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले आइए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सेबी बोल रहा है कि जो GST लगता है, जो कि 18% GST अभी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जब पास ऑन होता है तो उस पर दिया जाता है, उसको भी आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल कर लीजिए। तो ये जो 18% का खर्चा है इसे भी एक्सपेंस रेशियो के अंदर मिला लीजिए। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा, सेबी एक बहुत बड़े कदम में ये बोल रहा है कि जो B30 यानी बियॉन्ड 30 शहर थे, टॉप 30 के अलावा जो अगले 30 शहर होते हैं, यहां पर से अगर बिजनेस आता है म्यूचुअल फंड का, तो सेबी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 पैसे का एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा था, या अलाउड था वो देना। तो सेबी अब बोल रहा है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पैसा दिया जा रहा था इसको भी बंद कर दीजिए। इसमें काफी जगह सेबी की कंसल्टेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि काफी जगह कुछ गलत तरीके से इस कमीशन को यूज किया जा रहा था डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा। तो इसको बंद कर कर इसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि ये 1% इन्वेस्टमेंट वैल्यू का नए इन्वेस्टर, नए पैन पर ही दिया जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट 2,000 रुपए होगी इसकी। तो ये काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज इसमें अनुज ये है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर होता था वो स्कीम लेवल से हटकर अब AMC लेवल पर आ जाएगा और कैटेगरी लेवल पर आ जाएगा। यानी अगर आप एक AMC है जहां पर आपके पास में 1.5 लाख करोड़ इक्विटी है, तो सारे इक्विटी फंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक नया NFO निकाला जिसका AUM सिर्फ 1,000 करोड़ है या 2,000 करोड़ है, तो उस पर आप 2.5% एक्सपेंस रेशियो या 2.25% जो पहले था वो चार्ज कर सकते हैं। वैसा नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो AMC के इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा, और एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस ओके, रेशियो नॉन इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े कदम बिल्कुल। सेबी अपने प्रस्ताव में लिख रहा है। हालांकि ये कंसल्टेशन पेपर है, हाँ, बट स्टिल काफी चांस है कि ये एक पूरी तरह से सूरत लेंगे। ओके। नहीं, अच्छा मोहित, आप क्योंकि काफ़ी म्यूचुअल फंड से बात करते हैं और एक आपके प्लेटफॉर्म पर भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, आपका एक इम्पार्शियल व्यू क्या होगा इस चीज़ को लेकर? क्योंकि देखिए, सेबी का व्यू बहुत क्लियर है। सेबी काम कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और सेबी के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड्स जो है, अगर उनको लग रहा है कि ये एक्चुअली में काफ़ी जो एक्सपेंस रेशियो है वाकई में काफ़ी हाई है और कम किया जा सकता है इसको, तो करना चाहिए उनके हिसाब से। और एक चीज़ ये भी हुई थी, वो जो ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट है उसको शायद कम किया जाए। ये भी मैं एक वो सोच रहा कि खुद आप मेंबर बनिए बिल्कुल। एक्सचेंज के। अब आपको क्या ज़रूरत है किसी ब्रोकर की? क्यों ज़रूरत है आपको? आपकी खुद की एक रिसर्च है, तो इसमें इसमें बुराई क्या है वैसे? बिल्कुल अनुज, तो देखिए इसमें तीन पार्टीज है। ये एक पूरा ट्रायंगल है। एक है AMC, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा है निवेशक। तो देखिए, जहां तक निवेशक की नजरिए से अगर हम देखें तो एक रिटेल निवेशक, आम निवेशक के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी।
पूरे एक्सपेंस रेशियो के स्ट्रक्चर में, उसे अब पता होगा कि कितना एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियो है, कितना खर्चा है उसकी स्कीम का, और इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस एक्सपेंस रेशियो के अंदर में शामिल है। और एक्सपेंस रेशियोज काफी कम हो जाएंगे, जिसके कारण निवेशकों का रिटर्न बढ़ेगा और स्कीम्स के परफॉर्मेंस अच्छे दिखने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये। जहां तक एएमसीज का सवाल है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल इसमें जरूर आएगी अनुज, बिकॉज इतने सारे खर्चे जब आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले लेंगे तो काफी काफी सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं इसके अंदर में। अब जैसे आपने बोला कि ब्रोकिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अंदर शामिल कर लेना, और एएमसीज चाहें तो सेबी ने ये प्रपोज किया है कि आप खुद से अपना इन हाउस ब्रोकिंग कर लीजिए, जहां पर आपको रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो ये काफी ठीक है, पर उसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, उसको सेटअप करने का जो कॉस्ट है, कुछ बड़ी एएमसीज ही कर सकती है, हर एएमसी इसको नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा होती है, जैसे आर्बिट्राज स्कीम्स हो गई। यहाँ पर आपका जो पूरा स्कीम ही ट्रांजैक्शंस पे चलता है, आपको रेगुलर बेसिस पे पोर्टफोलियो चर्न करने पड़ते हैं और कैश और फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करना पड़ता है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर इन कैटेगरीज में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टीआर के अंदर में ले लेंगे तो ये कैटेगरीज एक तरह से खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेबी को आई थिंक कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। बट एएमसी के नजरिए से अगर हम देखें तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उनकी बुक्स पर जो एक्सपेंसेस है उसकी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, बट एएमसीज की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है अनुज थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन जा रहा है, जहां तक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा B30 शहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके कमीशंस के इनकम जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ 20 से 50 पैसे के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स में। और सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर में एक और जो बात कही है अनुज, कि जो एनएफओस की मिस सेलिंग चल रही थी इंडस्ट्री में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर ये देखा जाता था कि एग्जिस्टिंग फंड हाउस की स्कीम से ही स्विच कराकर एनएफओस में पैसा चला देते थे, ताकि वहां पर जो नया कमीशन स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो हायर कमीशन स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो उन्हें मिल पाए। तो ये जो स्विचेस हैं, ये भी सेबी बोल रही है कि अब आपको लोअर ऑफ द टू स्कीम्स का ही कमीशन एप्लीकेबल होगा, यानी आपने ए से बी में स्विच किया तो जिसका कमीशन कम है आपको वही मिलेगा। तो ये जो एनएफओ बिजनेस था, जो नया पैसा आ रहा था इंडस्ट्री में, वो भी काफी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली मोहित, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। आई थिंक जो नंबर्स थे वो आई थिंक वाकई आपकी आंखें खोलते हैं। 80,000 करोड़ रुपए में से अगर आप देखें, लगभग 27% एग्जिस्टिंग स्कीम और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स का चर्न हुआ था। तो आपको लगता है कि वाकई एनएफओ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? क्योंकि आपने कहा कि आउट ऑफ दिस आई थिंक 2 जो भी लोवेस्ट कमीशन चार्ज होगा वो एप्लीकेबल होगा। और एक और मोहित बड़ी बात जो है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा ये भी बताइएगा एग्जैक्टली। जी वीरेंद्र, तो देखिए, एनएफओज एक बहुत बड़ा माध्यम थे पूरे इंडस्ट्री के लिए नया पैसा इकट्ठा करने के लिए। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप कितना भी चाहे निवेशकों को समझा लीजिए, इंडस्ट्री में आप एजुकेशन कर लीजिए कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बने रहिए, उन्हें चर्न मत कीजिए और नए एनएफओज में देखकर एंट्री लीजिए, पर जितना भी नया पैसा आ रहा था इंडस्ट्री में, बल्क ऑफ द पैसा जो था वो एनएफओज के द्वारा ही आ रहा था। और जैसे आपने आंकड़ा बताया कि अप्रैल 21 से लेकर सितंबर 22 तक जो 87,000 करोड़ आया मार्केट में, उसमें से 27% पैसा एग्जिस्टिंग स्कीम से ही स्विच होकर आया। तो ये एक बहुत बड़ा मीन्स बन चुका था, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स एनएफओ में पैसा डालते थे, क्योंकि एनएफओ का साइज जो होता था स्कीम का, वो 2-3 हजार करोड़ या 500,000 करोड़ होता था। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनकम और कमीशन इनकम काफी ज्यादा होता था। अब सेबी दो चीज बोल रहा है। पहले तो जो कमीशन इनकम लागू होगा वो लोअर ऑफ द टू स्कीम्स होगा, और दूसरा जो कमीशन स्ट्रक्चर आप एनएफओ पे देते हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर इक्वल होगा पहले 3 साल के लिए। अभी तक क्या हो रहा था कि नए एनएफओ में आप पहले साल कुछ 1.5% कमीशन दे देते हैं, दूसरे साल 1% और तीसरे साल 75 पैसा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। अब सेबी बोल रहा है या तो आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए, पहले साल 75, दूसरे साल 1 और फिर 1.25, या फिर आप तीनों साल को इक्वल कर दीजिए। आप पहले साल हायर कमीशन नहीं दे सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि चर्न को रोकेगा। तो हो ये रहा था कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा 1 साल के अंदर चर्न हो रहा था। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वीरेंद्र, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना इम्पैक्ट होगा, देखिए मुझे लगता है ये एक माइंडसेट है जिसे चेंज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को। स्पेशली जो छोटे शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने एयूएम को खड़ा करने के लिए और बड़ा करने के लिए, बिकॉज छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जिनका छोटा एयूएम है,
उनके लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी जब आपका कमीशन इनकम कम हो जाएगा। काफी हद तक मैंने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो वैसे भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स करने लग गए हैं, इंश्योरेंस हो गया या फिर डिपॉजिट्स हो गए या कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स, ताकि उनका इनकम थोड़ा बढ़ पाए। जैसे जैसे मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं वीरेंद्र और अनुज, मुझे लग रहा है इस इंडस्ट्री की जो डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी है उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही है, और स्टैंड अलोन म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना एक बहुत डिफिकल्ट बिजनेस बन गया है इस कंट्री में, जितने रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से वहां पर स्प्रेड स्क्वीज हो रहे हैं। कहने की बात है कि 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और बहुत बढ़ रही है, बट अभी भी एफडी को देखते हुए, इंश्योरेंस को देखते हुए इंडस्ट्री बहुत छोटी है। ओके अच्छा मोहित, एक और चीज पूछूंगा, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड की तरफ जाने का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें हर चीज का, अगर आप देखें, एक एडवांटेज मिल सके, इक्विटी का भी, डेट का भी। बट जो एक्सपेंस रेशियो जो है, टोटल एक्सपेंस, डेट के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग, इसका क्या कारण रहा इसको इंक्लूड करने का? और जो वाकई इससे क्या क्या जो ये लिमिट थी डेट में, उसको म्यूचुअल फंड्स एग्जॉस्ट कर पा रहे थे? और आपको लगता है कि इस कदम के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स है वो ज्यादा अच्छी होंगी डेट की? जी वीरेंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डेट का सीलिंग था वो 2% पे था, और कोई भी डेट फंड इतने हाई एक्सपेंस रेशियो पे चल नहीं पा रहा था, और नहीं थे इतने हाई एक्सपेंस रेशियो में, बिकॉज उसके लिए स्कीम का साइज बहुत छोटा होना जरूरी था। अभी उस सीलिंग को कम कर 1.2% पे प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेट के एक्सपेंस रेशियोज कम होंगे, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, बिकॉज जब आप एग्रीगेट एएमसी लेवल पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो बड़ी अच्छी एमसीज हैं डेट की, वहां पर आपको 50,000 करोड़ से ऊपर का डेट एम मिल जाएगा, और वहां पर फिर उनको वो 1.2% का एप्लीकेबल स्लैब नहीं लगेगा, उससे थोड़ा और कम का भी लग सकता है। तो इस केस में डेट के एक्सपेंस रेशियोज थोड़े कम हो जाएंगे, डेट के रिटर्न्स और बेहतर हो जाएंगे, और जो डेट पे अभी 31 मार्च से पहले टैक्सेशन की मार पड़ी थी, हो सकता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वीरेंद्र जहां आएगा जिस कैटेगरी में, वो है हाइब्रिड कैटेगरी। तो यहां पर जब आपका एक्सपेंस रेशियो कंप्यूट होगा, वो इक्विटी का एक स्लैब लगेगा और डेट का एक स्लैब लगेगा, बट चूंकि डेट का स्लैब बहुत कम कर दिया गया है घटाकर, तो ओवरऑल हाइब्रिड कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा, और हो सकता है कि ये कैटेगरी को बेचना इतना मुनाफेदार ना रहे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और शायद हो सकता है कि इसका पैसा मूव कर इक्विटी में जाने लग जाए, जो कि एक सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट हो सकता है कि एक गलत रिस्क प्रोफाइल के तहत आपका पैसा मूव हो रहा है। तो हाइब्रिड कैटेगरी पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा असर आएगा, जहां पर डेट और इक्विटी का मिक्स है और वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो लागू होगा वहां पर। ओके मोहित, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी की सारी चीज़ें क्लैरिटी से समझाने के लिए। थैंक यू अनुज।